नेक्स्ट है इसमें मिश्रित राजनीतिक संस्कृति। तीन तरह की जो राजनीतिक संस्कृति आलमंड ने बताई है, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, प्रजामूलक राजनीतिक संस्कृति और थर्ड है इसमें सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो ये तो है विशुद्ध रूप कि जनता पूरी तरह से निष्क्रिय है, इनपुट आउटपुट से उनका कोई भी वास्ता नहीं है, वो है संकीर्ण संस्कृति। प्रजामूलक जिसमें केवल आउटपुट से संबंधित है और सहभागी जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों से संबंधित है। ये तो विशुद्ध रूप हो गए वर्गीकरण के। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य मिश्रित रूप भी राजनीतिक संस्कृति के होते हैं कि हर देश में जरूरी नहीं है कि ये शुद्ध रूप ही राजनीतिक संस्कृति के मिले, इनके मिले जुले रूप भी हो सकते हैं। तो मिले जुले जो इनके मिश्रित रूप हैं उसमें यही मिश्रित होंगे जब फर्स्ट के साथ सेकंड, फिर फर्स्ट के साथ थर्ड, फिर सेकंड पॉइंट के साथ थर्ड, फिर सेकंड पॉइंट के साथ फर्स्ट। इस तरीके से इसका जो वर्गीकरण है वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा मिश्रित राजनीतिक संस्कृति में संकीर्ण प्रजातंत्र राजनीतिक संस्कृति। कैसे होंगे इसमें? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको न इनपुट का ज्ञान है, न आउटपुट का ज्ञान है, राजनीतिक व्यवस्था का, राजनीतिक प्रणाली का कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा शब्द है इसमें प्रजातंत्र। दूसरे कुछ लोग उस व्यवस्था में ऐसे भी होंगे जिनका इनपुट के साथ तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन आउटपुट के प्रति वो ज्ञान रखते हैं, जागरूक हैं और उससे पूरी तरह से खुद को संबंधित मानते हैं और जरूरत पड़े तो उसका थोड़ा बहुत विरोध भी करते हैं। सेकंड है इसमें प्रजामूलक सहभागी राजनीतिक संस्कृति। ये किस तरह की होगी? इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल आउटपुट से संबंध रखते हैं, इनपुट में उनकी कोई रुचि नहीं है, इनपुट का कोई ज्ञान भी नहीं है, उससे खुद को संबंधित नहीं मानते। और कुछ लोग ऐसे जिनको राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पूरी जानकारी है, वो व्यवस्था में अपनी भागीदारी चाहते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों से ही वो जुड़ाव महसूस करते हैं, वो अपनी मांगे भी प्रस्तुत करते हैं, समय समय पर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं और फिर उस मांगों के अनुरूप जो निर्णय लिए जाते हैं, उन मांगों के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर वो अपना फीडबैक भी देते हैं। थर्ड इसमें आ जाएगा संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इसमें किस तरह के लोग होंगे? इसमें तो फर्स्ट पॉइंट की डिटेल आ गई, फिर थर्ड की आ गई। माने कुछ लोग तो ऐसे जिनको राजनीतिक व्यवस्था का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो ना इनपुट से संबंधित है ना आउटपुट से, जैसा चल रहा है बस एक ढर्रे पर वो अपना जीवन जीते रहते हैं। कोई बदलाव आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो उसके लिए भी वो प्रयास नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इस समाज में जो इनपुट और आउटपुट दोनों से संबंधित हैं, सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रणाली में भाग लेते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, मांगे भी प्रस्तुत करते हैं और जो मांगों के आधार पर जो आउटपुट, जो कानून बनता है, जो नीति निर्माण होता है, उसमें भी वो अपनी पूरी रुचि दिखाते हैं। यदि वो उनकी इच्छा के अनुरूप है तो ठीक है, नहीं फिर वो उसका विरोध भी करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा फोर्थ नागरिक संस्कृति। इसमें ये तीनों तरह के संकीर्ण, प्रजामूलक और सहभागी, तीनों तरह की जो राजनीतिक संस्कृतियां हैं, तीनों के गुण मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इनपुट आउटपुट से कोई संबंध नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका केवल आउटपुट से खुद को संबंधित मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों से खुद को संबंधित रखते हैं। इसके बाद है इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रूप, ये तो आलमंड और पावेल ने बताए, लेकिन इसके अलावा कुछ और विद्वानों ने भी राजनीतिक संस्कृति के अलग रूपों का वर्णन किया है। फर्स्ट है इसमें विचारधारात्मक राजनीतिक संस्कृति।
कुछ राजनीतिक प्रणालियां ऐसी होती हैं जहां किसी विशेष या किसी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा को अपनाया गया है। तो ऐसे में वहां की जो राजनीतिक संस्कृति है वो पूरी तरह से उस विचारधारा के अनुरूप होती है और इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयास किए जाते हैं। लोगों का जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन है उसको उस विचारधारा के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है और यदि कोई भी व्यक्ति उस विचारधारा से अलग कोई विचार रखता है तो उसको नष्ट भी किया जा सकता है। जो भी विरोध करेगा उसको समाप्त किया जा सकता है। विरोध समाप्त हो गया तो ठीक है, नहीं विरोध की आवाज उठाने वाले को ही समाप्त कर दिया जाता है। इतनी सख्ती, इतनी कठोरता ऐसी शासन प्रणाली में होती है। कौन सा एग्जाम्पल आएगा इसमें? चीन का। चीन में साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया है। तो साम्यवाद के सिद्धांत बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं और उनमें कूट कूट के भरे जाते हैं कि साम्यवादी विचारधारा में ही चीन की उन्नति निहित है। इससे अलग कोई विचार बच्चों के मन में आए ही ना, तो ऐसे में शुरू से ही उनको साम्यवाद का गुणगान करना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। सेकंड है इसमें एक रूपीय राजनीतिक संस्कृति। ऐसी जो राजनीतिक प्रणालियां हैं जहां प्रणाली के जो उद्देश्य हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो साधन हैं उस पर पूरे समाज में एक ही राय होती है, उस पूरे देश में सर्वसम्मति होती है राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति भी और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उसके प्रति भी। तो ऐसी जो राजनीतिक व्यवस्था है या जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें जब चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल तो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन लगभग सभी जो राजनीतिक दल हैं मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्यों और उसको प्राप्त करने के साधनों के बारे में वो भी एकमत होते हैं, सर्वसम्मत होते हैं और जनता भी उसके प्रति एकमत होती है। माने दल का नाम बदलता है, नीतियां नहीं बदलती। जैसे कि कुछ ऐसे देश हैं जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जन कल्याण, यही 3 राजनीतिक प्रणाली के उद्देश्य माने गए हैं और फिर इनको प्राप्त करने के जो साधन हैं उन साधनों में भी जो समस्त जनता है वो एक राय रखती है। तो ऐसी जो राजनीतिक संस्कृति है जिसमें कोई दूसरा विचार ही नहीं है, इसके अलावा राजनीतिक दलों के नाम अलग अलग होते हुए भी सबकी जो नीतिगत विचार हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऐसी राजनीतिक प्रणाली को हम क्या कहेंगे? एक रूपीय राजनीतिक संस्कृति से ओतप्रोत राजनीतिक प्रणाली। थर्ड है इसमें धर्मनिरपेक्ष संस्कृति। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धार्मिक रूप से तटस्थ होना नहीं है केवल, यहाँ इसको हम ब्रॉडर सेंस में लेंगे, व्यापक अर्थ इसका लेंगे कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली जिसमें लोगों के राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक अभिवृत्तियां सबका आधार तर्क हो, कोई अंधविश्वास ना हो, लोग जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, ये जो संकीर्ण विचार हैं इनसे दूर हों। माने जातिगत विचार या धर्म के प्रति विचार या अपने वर्ग के प्रति जो विचार या निष्ठा है या अपने क्षेत्र के प्रति जो विचार या निष्ठा है वो लोगों के लिए देश हित से बड़ी ना हो। सभी जो लोग हैं वो अलग अलग उसमें बटे हुए होने के बावजूद भी सभी देश के प्रति एकजुट हों और देश हित के लिए जिस भी बात को स्वीकारते हो या राजनीतिक प्रणाली जो निर्णय लेती है उसको भी वो तर्क के आधार पर, औचित्य के आधार पर भी देखते हो। यदि तर्क और औचित्य के आधार पर वो ठीक है तो संकीर्ण आधारों को त्याग कर वो प्रणाली के निर्णयों का स्वागत करते हो। तो ऐसी जो राजनीतिक संस्कृति है उसको हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति। नेक्स्ट है इसमें विखंडित राजनीतिक संस्कृति।
ऐसी कोई राजनीतिक प्रणाली है जहां जनसंख्या के जो अलग अलग समूह हैं, सबके अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण हैं, अलग अलग राजनीतिक मूल्य हैं, अलग अलग राजनीतिक अभिवृत्तियां हैं, अलग अलग भावनाएं हैं। माने एक ही संस्कृति के अंदर, एक ही राजनीतिक व्यवस्था में, एक ही राजनीतिक संस्कृति के अंदर अनेक उप संस्कृतियां भी साथ साथ चल रही हैं और वो समय समय पर उप संस्कृतियां समाज की जो राजनीतिक संस्कृति है, उस देश की जो प्रणाली की राजनीतिक संस्कृति है, उस पर हावी होने का भी प्रयास करती हैं, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करती हैं। तो ऐसी जो राजनीतिक संस्कृति है उसको कहा जाता है विखंडित राजनीतिक संस्कृति। कौन सा देश आएगा इसमें एग्जाम्पल? भारत। कि धर्म और जाति के नाम पर लोग बटे हुए हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार धर्म और जाति के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उनकी जो सोच है, वो देश इससे भी बड़ी हो जाती है, वो देश को नुकसान पहुंचाने को भी तत्पर हो जाते हैं। निष्कर्ष में क्या बताओगे कि ये जो राजनीतिक संस्कृति है, इसके ठीक है कि अनेक प्रकार हैं, लेकिन इनको स्थायी रूप से ऐसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। और दूसरा, किसी भी देश में राजनीतिक संस्कृति का कोई विशुद्ध एक रूप नहीं मिलता। हर देश में दो या दो से अधिक राजनीतिक संस्कृति, जो ये वर्गीकरण में जो अलग अलग दिए गए हैं, दो या दो से अधिक रूप राजनीतिक संस्कृति के दिखाई पड़ते हैं। ये अलग बात है, किसी में जो कोई एक सकारात्मक पक्ष है उसका परसेंटेज ज्यादा है, किसी में प्रजामूलक, जो कि बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जो ना इनपुट से संबंधित है ना आउटपुट से संबंध रखते हैं, उनका प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन लगभग मिले जुले रूप ही राजनीतिक संस्कृति के ज्यादातर देशों में पाए जाते हैं और राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन भी आता रहता है, इसका कोई स्थायी रूप निश्चित नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक?